वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एसे राइटिंग का अपना सीक्वेंस जो है वो लगातार चल रहा था और इसमें आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हुई हैं और प्रभाव में भी बुरे परिणाम ज़्यादा हैं, दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं। उन्हीं सब की चर्चा हमें यहाँ करनी है। ये टॉपिक आयोग ने दिया था, हमारी ओर से नहीं गढ़ा गया है। इस बार के मेंस में अगर आपने पेपर देखा होगा या दिया होगा तो आप जानते होंगे 9 टॉपिक होते हैं और 3 सेक्शन होते हैं, प्रत्येक में 3-3। उसमें से एक का चुनाव करके कुल मिलाकर 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। 700 वर्ड्स की नियर अबाउट लिमिट होती है, उसी के आसपास रह के आपको 50 अंकों के लिए लिखना होता है। प्रत्येक इससे आपका 50 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 होते हैं और उसमें से अधिकतम आपको प्राप्त करने होते हैं। तो यही पूरी पेपर की स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी तो ये कहती है कि आप टॉपिक मत रटिए या किसी चीज़ को रटने की कोशिश मत करिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किताबें उठाते हैं जिसमें कि 400 के आसपास 300 के आसपास अच्छे अच्छे निबंध लिखे होते हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं, बहुत से ऐसे प्रकाशन हैं, लेकिन रटना अच्छी बात नहीं है। वो भी अपनी मौलिक विचारधारा के आधार पर ही लिखे गए हैं, उसमें उनकी स्वतंत्र सोच शामिल होती है। अब आपका फ़र्ज ये बनता है कि कहीं से भी आप मॉडल देखिए, किताब से देखिए, किसी स्टडी मटेरियल किसी कोचिंग में आपको उपलब्ध कराया जाए उसको देखिए या यहाँ से देखिए, उससे सिर्फ आप एक आइडिया लीजिए, अपने विचारों को भोजन दीजिए, पोषण दीजिए और उसके बाद विचारों को अपने हिसाब से चलने दीजिए, अपने दिमाग को अपने हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से, दिमाग के हिसाब से चलने दीजिए, उसे सोचने दीजिए कि इन चीज़ों को जो डाटा आपने अपने दिमाग में ये सब पढ़ के स्टोर किया है, ये सुन के स्टोर किया है, इसको आप जब अपने शब्दों में ढालेंगे तो क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो पर्सनालिटी है उसको अपने एसे में रिप्रेजेंट करिए, आपको बेहतर अंक मिलेंगे। कोई भी मॉडल एसे जो है वो आइडियल नहीं होता, आइडियल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बेहतर जानते हैं, है ना। यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, तो किसी भी मॉडल में ऐसी आइडियल स्टेज नहीं होती है और किसी भी मॉडल को ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप भी बेहतर लिख सकते हैं, आप हो सकता है और अच्छा लिखें, लेकिन आप इस गलतफहमी में है कि ये जो बुक में छपा हुआ है ये तो बहुत बढ़िया है, इसी को रट लेते हैं, वहाँ छाप देंगे, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। क्या पता 4-5 लोग आप ही के जैसे सोच रहे हों और वो भी यही काम करके आए, तो फिर नतीजा क्या होगा। चेक करने वाला व्यक्ति अगर एक हुआ तो वो देख कर झल्ला जाएगा, वो समझ जाएगा कहीं ना कहीं से इसे नकल उतारा गया है और उसके बाद नंबर कैसे मिलेंगे आप जानते हैं। कुल मिलाकर अपनी क्रिएटिविटी को लगाइए, आप फायदे में रहेंगे। और सबसे अच्छा तरीका किसी भी ऐसे को लिखने का होता है फ्रेमिंग उसकी कर लेनी चाहिए। और फ्रेम करने का भी तरीका ये नहीं होना चाहिए कि 3 अलग अलग सेक्शन है, प्रत्येक में से आपको एक का चुनाव करके, टॉपिक का चुनाव करके लिखना है। तो आप क्या करें, पहले एक सेक्शन में से एक टॉपिक को उठा लिया जो आपको अच्छा लगा और उस पर आपने पूरा लिख मारा, 700 शब्दों का पूरा एक लंबा चौड़ा निबंध, बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन एक मध्यम आकार का आपने लिख लिया। उसके बाद फिर आप दूसरे सेक्शन की ओर गए, तब तक इसकी तरफ देखा भी नहीं था। अब नए सेक्शन को आपने देखा, उसमें से 3 में से एक को सोचकर चुन लिया, फिर से आपने ड्राफ्ट बनाया और फिर से लिखा, फिर ऐसे ही तीसरे के लिए। ये तरीका सही नहीं है। होता ये है ना कि पहले तो आप सेलेक्टिव मोड में होते हैं, यानी चीज़ों में से चुनाव कर रहे होते हैं। तो उस दौर में सिर्फ टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि किस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं और उसके बाद उनकी फ्रेमिंग इकट्ठे कर डालिए। तीनों को इकट्ठे फ्रेम बना लीजिए कि इनको किस फ्रेम में हमें डालना है, कैसे लिखना है। सारी स्ट्रेटजी पहले बनाने के बाद तब अपना जो डिस्क्रिप्शन वाला मोड है उसको चालू करना है। नहीं तो एक बार आप विस्तार से लिखने वाले तरीके में आ जाएंगे ना, मतलब व्याख्यात्मक मोड अख्तियार कर लेंगे, तो नतीजा ये होगा कि फिर सिकोड़ते नहीं बनेगा। जो सेलेक्टिव मोड है वो आपका चालू ही नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ये तरीका अच्छा होता है, इससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बचता है और लंबा लिखने में और कोई नुकसान भी नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई 700 वर्ड्स गिन कर लिखना है या उससे थोड़ा भी 19-20 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा 100 शब्द ज़्यादा और 100 शब्द कम हो सकते हैं, 150 की कमी अधिकाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मूल मामला यह है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ सीमित है और उसको अच्छे से मैनेज करके चलना है, नहीं तो वहाँ 3 घंटे में आप पस्त हो जाएंगे और अच्छा लिख भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ हम लिख कैसे सकते हैं भाई, कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये अपनी घरेलू इंडस्ट्री है, मतलब जो घर परिवार हैं, गांव कस्बे हैं, वहाँ पे पनपी हुई है। रॉ मटेरियल यहाँ पे घरेलू सामान ही होता है, घर की उपज या खेती का सामान होता है। कोई मटेरियल होता है जो कि वनस्पतियों से प्राप्त हो या खेत में जो अनाज पैदा होता है वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे ये खड़ी होती है
और ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके घर के ही सदस्य पहले उद्योग की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किसान है, वो आम का बगीचा लगाया हुआ है। अब वहाँ कच्चे आम बहुत सारे वो तोड़वा कर ले आता है और घर में अचार बनाने का काम होता है। और अचार बनवा के वो क्या करता है, उसको डब्बों में भरवा के बाजार में बेचता है। तो ये एक तरह की कॉटेज इंडस्ट्री है ना। ऐसे ही आपने बहुत सारे बम्बू लगा रखे हैं, बसवारे लगा रखी हैं, वहाँ से आप बांस काट के ले आते हैं और उससे तमाम टोकरे और सामान भी बनाते हैं, अपने परिवार वालों से बनवाते हैं, खुद भी बनाते हैं, उसे मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये भी एक तरह की कॉटेज इंडस्ट्री है। ऐसे ही जो हैंडलूम वाला काम होता है वो भी इसी में शामिल होता है। तो कहने का मतलब यही है, कॉटेज इंडस्ट्री जो कि भारत की आत्मा है। कहा जाता है ना कि भारत माता ग्रामवासिनी, तो गांव में भारत की आत्मा बसती है और गांव ही भारत की बैकबोन है। कृषि भारत की बैकबोन है, ये कहा जाता है, अपने देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। लेकिन कृषि आती कहाँ से? गांव से ही आती है। कल्पना करिए कि गांव न रहे तो फिर खेती बचेगी? नहीं बच सकती, है ना। तो वही चीज़ है कॉटेज इंडस्ट्री के साथ भी। ये सब हमारी फाउंडेशन है, इन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज का जो समय है उसमें ग्लोबलाइजेशन इन सभी को कवर करता जा रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि निगलता जा रहा है। तो आप लिखेंगे कैसे? पहले तो ये बता दीजिए कि भाई भारत की जो इकोनॉमी है उसके मतलब इकोनॉमी के लिए भी और यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल फ्रेम है, उसके लिए भी ये कॉटेज इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या उद्योग हैं उनका भी महत्व है, लेकिन ये कॉटेज इंडस्ट्री को यहाँ फोकस में रखना है क्योंकि टॉपिक में यही है। अब आप लिख सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ अगर ये कुटीर उद्योग जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये सफल होती है तो इसका परिणाम ये होगा कि जितने गांव में रहने वाले नौजवान हैं जो कि रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, खुशी खुशी नहीं जाते, कोई भी अपना घर अपने गांव गिराओं को छोड़कर शहर के एक डब्बे जैसे कमरे में पैक नहीं होना चाहता और 12 घंटे मजदूरी नहीं करना चाहता। किसान का बेटा किसान की तरह ही आज़ाद होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, मेहनत कश होता है, मेहनत करने की आदत उसके अंदर होती है। लेकिन जब वो मजबूर हो जाता है, परिवार की जिम्मेदारी है, आर्थिक कमजोरी है, खेती की बर्बादी है, इन सब चीज़ों से जब विवश हो जाता है तो किसान उसको भेज देता है कि जाओ भाई, यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, तुम शहर जाओ कमाओ, यहाँ का खेती बाड़ी का काम हम जैसे तैसे देख लेंगे, जब तक चलेगा, नहीं चलेगा तो खेत बेच देंगे, हम भी हाथ पैर लेके बैठ जाएंगे। तो ये स्थितियाँ न बने, इसके लिए कुटीर उद्योगों को जिंदा रखना बहुत आवश्यक है। कॉटेज इंडस्ट्री तभी मतलब ऐसे ही मामलों में सपोर्ट करती है। तो इससे क्या होगा, युवा जो है वो इन्हीं उद्योगों में शामिल हो जाएंगे और जब एक बार जो यूथ है उनकी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी। आप जानते ही हैं कि युवा ऊर्जा कितनी ज़्यादा होती है, बस उसका सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए। तो जैसे आप देखते हैं ना कि बड़े बड़े जो उद्यमी हैं अपनी नौजवानी में ही स्टार्टअप खड़े कर लेते हैं, यूनिकॉर्न और तमाम तरह का लेबल उनको मिल जाता है, तो वैसा स्टार्टअप गाँव में भी खड़ा हो सकता है और उसको खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान ये कॉटेज इंडस्ट्री दे सकती है। बाहर से हमें कुछ नहीं ले आना है, सब कुछ अपने घर परिवार, अपने खेत और खलिहानों से प्राप्त हो रहा है और उसका इस्तेमाल करके हम बहुत बड़े लेवल की चीज़ भी कर सकते हैं। और इसमें जब युवा ऊर्जा लगेगी, उनका मस्तिष्क काम करेगा, उनकी जो माफ़ कीजिएगा, उनका जो आइडिया है वो इसमें इन्वॉल्व होगा और उससे जो स्ट्रेटजी बनेगी तो रंग ही अलग होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, युवा इस दिशा में सोचते ही नहीं, उनका सारा ध्यान इस तरफ रहता है कि कहीं से हमें नौकरी मिल जाए और कहीं से पैसा मिल जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है और उसके पीछे कई कारण हैं, सिर्फ ग्रामीण जनता को ही हम दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें सबसे बड़ा दोष है ग्लोबलाइजेशन का। इसके अलावा आप देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे लोन भी उपलब्ध हो रहे हैं आजकल। मतलब सरकार कॉटेज इंडस्ट्री और जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए तमाम तरह से प्रोत्साहन दे रही है। तो उसमें ये लोन इत्यादि भी शामिल हैं और कहीं कहीं अनुदान, डोनेशन इत्यादि भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि गांव में अगर हमें स्वरोजगार पैदा करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, मतलब एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉय नहीं बनना है, तो उसके लिए हमें कुटीर उद्योगों को जिंदा रखना होगा। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये इसका सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है और तभी गांधी जी का जो गांव में बसने वाला भारत का सपना है वो सार्थक हो पाएगा। गांव में बसने वाले भारत का मतलब पिछड़े भारत से नहीं है। गांव में बसने वाले भारत का मतलब है अपना वास्तविक चेहरा, अपने वास्तविक देश से, जहाँ से हमने अपनी शुरुआत की थी, और वो भी ग्रोथ के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे आप क्या लिख सकते हैं? आगे आप लिख सकते हैं कि भाई ये सब तो अच्छी बातें थी, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का हम चाहे जितना दम भर लें, जितने पॉलिसी मेकर हैं चाहे जितनी तारीफ कर लें कि भाई सरकार ये प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, ये पॉलिसी बना रही है, लेकिन असलियत इससे बहुत विपरीत है। कड़वा सच ये है कि ये जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री हैं जिन्हें हम खूब हाईलाइट करना चाहते हैं कि हुनर हाट आयोजित कर रहे हैं और तमाम जगह इनका जो प्रचार प्रसार है वो चल रहा है, लेकिन असल में इन्हें सफोकेशन हो रही है।
इनका दम घुटता जा रहा है और इन्हें दबाकर और कुचल कर रखने वाला ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, वही आप कह सकते हैं तथाकथित भूमंडलीकरण, सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ऐसे करके आप ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा कोस सकते हैं। अब ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक चीज़ को एक तरफा हमें कोसना नहीं है, मतलब उसकी आलोचना भी नहीं करनी है। हमें उसके पॉजिटिव जो फैक्ट हैं या पहलू हैं उन्हें भी देखने की आवश्यकता होती है, लेकिन पहले हम बुराई करेंगे क्योंकि बुराई ज़्यादा है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 3 दशक यानी पूरे 3 डिकेड्स जो हैं वो हमने गंवा दिए पीछे, और विकास और दुनियादारी का ये जो नया ढांचा पैदा हुआ है, मतलब ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से हमारे जो गांव थे, हमारा रूरल कल्चर था या विलेज मार्केट थे, हाट थे, यहाँ के जितने भी उद्यमी थे सब तबाह हो गए। सबको तहस नहस करने वाला ये सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन है। ऐसे करके आप आगे अपनी बात को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अब यहाँ से क्या हो रहा है, डिफिनीशन चालू हो रही है। तो यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है कि पैराग्राफ नहीं बदला गया है, लेकिन आपको यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी सी बात का मोड यहाँ से चेंज कर रहे हैं। जब भी बात का मोड हल्का सा बदले, दिशा थोड़ी सी हम बदलना चाहें, ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। हम बस जो हमारी बात का एक सिलसिला चल रहा था उसको तोड़कर यहाँ से फिर नए सिरे से चीज़ों को लिखना चाहते हैं, तो वहाँ से हमें पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। तो यहाँ से हम पैराग्राफ बदल के नीचे से लिखना चालू करेंगे और लिखेंगे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड डोज इंडस्ट्रीज। अब यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है उनकी डिफिनीशन दे रहे हैं। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और यहाँ से असल में आपके एसे की मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसमें कि आप चीज़ों को सिर्फ तथ्यों के आधार पर प्रमाणित करते हैं। ये बोरे की तरह से होता है, इसमें जितना चाहे आप आंकड़े भर दीजिए, जितने चाहे न्यूमेरिकल डाटा भर दीजिए, उससे ये और अच्छा होता है। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं जाता है। सबसे कम महत्व पूरे एसे में मेन बॉडी का ही होता है, तो वो आप यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है। ये उस तरह के उद्यम होते हैं जिसमें कि जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, उत्पाद और सेवाएं होती हैं, इनका सृजन घर से ही किया जाता है, घरेलू स्तर पर किया जाता है। घर का ही सामान होता है जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे काम आता है। घर के ही कारीगर होते हैं जो कि निहायत ही स्किल्ड होते हैं, कुशल होते हैं अपने काम में। ऐसा नहीं है कि उन्हें काम नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ से प्रोडक्शन होता है। कारखाने इत्यादि में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, फैक्ट्री से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। फैक्ट्री इसमें क्या होता है, वो घर ही होती है, किसी गाँव वाले का घर होती है। तो ये सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एंशियंट टाइम से, मतलब एंशियंट इंडिया जो था वहाँ से लेकर आज तक कॉटेज इंडस्ट्री ने हमारी इकोनॉमी में मेजर रोल, और हमारी प्रोग्रेस में ये कहना सही रहेगा, मेजर रोल अपना प्ले किया है। हमें ग्रोथ दिलाने में इसका बड़ा हाथ होता है, ये आप कह सकते हैं। मतलब लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसको आप यहाँ थोड़ा सा अलग ढंग से आजमा सकते हैं। और बाद में आप ये भी लिख सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं, ब्रिटिशों का आगमन होता है, या ये कह सकते हैं कि यूरोपियों का भारत में आगमन होता है, तो वहाँ से चीज़ें तेज़ी से बदलने लगती हैं। तो ये मतलब ब्रिटेन से आने वाले जो लोग थे, ये इसी उद्देश्य से आए थे कि भाई यहाँ जो भारत में कच्चा माल उपलब्ध है, रॉ मटेरियल उपलब्ध है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसे अपने देश ले जाएंगे बिल्कुल सस्ते भाव में, और उससे हम अपनी मशीनों में सामान उत्पन्न करेंगे और फिर बेचेंगे, फ़ायदा कमाएंगे। तो ये उपनिवेश वाली जो अवधारणा थी, कॉलोनी डेवलप करने वाली अवधारणा थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोटेशन था। तो जो रॉ मटेरियल हम अपने लिए बचा कर रखते थे और जो मार्केट हमारे होते थे, वहाँ पर ब्रिटिशों का कब्जा हो जाता है। अब ये यहाँ से सिर्फ एक्सप्लोटेशन करते हैं और हमसे बलपूर्वक चीज़ों को करवाते हैं, और हम मजबूरी में करते हैं। तो बहुत सारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो तो तबाह हो गई इनकी वजह से। कारीगरों ने काम छोड़ दिया, दूसरा धंधा अख्तियार कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि आप बाद में देखते हैं कि जब बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो स्वदेशी मूवमेंट में कॉन्सेप्ट ही यही था कि अपनी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, अपना जो घरेलू उद्योग है, गृह उद्योग है, उसको बढ़ावा दीजिए, और ये जो विदेशी सामान है इसको बहिष्कृत कर दीजिए, जला डालिए इसे, इसकी होली जला डालिए। तो इससे क्या होगा, ब्रिटिशों की इकोनॉमी घाटे में जाएगी, अंग्रेज़ जो है वो नुकसान उठाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि इनका आने का उद्देश्य है फ़ायदा ही नहीं मिलेगा तो ये तबाह होकर यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि ये पूरी तरह से सफल नहीं होता है, लेकिन इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान तो पहुँचता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को एक बार फिर से जीवित करता है, इसका एक फ़ायदा होता है। और ये सब आप आगे लिखते हुए कह सकते हैं कि वर्तमान में जो कुटीर उद्योग है यानी कॉटेज इंडस्ट्री है, उसे मशीनों का भी सपोर्ट मिल रहा है। मतलब ग्लोबलाइजेशन में जो मशीनीकरण हुआ है, जो डिजिटल युग का आरंभ हुआ है, तो उन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा फ़ायदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कॉटेज इंडस्ट्री में सामानों को बेचने में या सामानों के उत्पादन में सहूलियत हुई है, ठीक है। लेकिन आप उसके आगे लिखेंगे कि मशीनों के इस्तेमाल ने
ये जो मशीनें हैं क्या करती हैं, ज़्यादा तेज़ी से उत्पादन करती हैं, प्रोडक्शन तेज हो जाता है। तो इनके इस्तेमाल ने न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी को छीन लिया है और कितनी ही कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो ठप हो गई है। कैसे? जैसे आप देखते हैं कि बांस होता है, बांस की बड़ी बड़ी बंसवारें गांव में होती हैं, तो ये जो बम्बू होता है इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। टोकरे बनाने में इनका काम होता है। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े टोकरे बुने जाते थे, आज भी बुने जाते हैं, लेकिन उनका स्थान अब प्लास्टिक के क्रेट्स ने ले लिया है। बड़े बड़े क्रेट होते हैं जिनमें कि सामान को रखा जाता है और वो ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं, भीगने इत्यादि से खराब नहीं होते। बांस सड़ जाएगा लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ेगा। तो जो टोकरों की बिक्री है वो कम हो गई है। प्लास्टिक के गिलास और दोना पत्तल बनने से जो इस तरह का बिजनेस करने वाले, पतरी बीनने वाले कारीगर थे वो बर्बाद हो गए। नहीं तो महुए की और पलाश की पत्तियां बीनकर पत्तल बनाया जाता था। जो मुसहर जनजाति थी वो यही किया करती थी। कुम्हारों का दियली और कुल्हड़ बनाने वाला जो बिजनेस है उसमें कमी आ गई। तो ये सब जो कॉटेज इंडस्ट्री है इनके बर्बादी के पीछे भी मशीनीकरण है। ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो आप ग्लोबलाइजेशन को भी लगे हाथ डिफाइन ही कर देते हैं। तो भाई ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया भर के बाजार एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, एक दूसरे से गुथ जाते हैं कि हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, आपसे ये ले रहे हैं, आप आइए हमारे यहाँ बिजनेस लगाइए और जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा हम लेंगे, बाकी आप ले लीजिएगा, अपने देश भेज दीजिएगा। अब यहाँ पता लगा इकोनॉमी बर्बाद हुई तो साथ में वो वाला देश जो यहाँ कनेक्टेड था वो भी बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया। तो यहाँ यही समस्या होती है। सब एक दूसरे से बिल्कुल वैसे ही कनेक्टेड हैं जैसे कि चेन में कड़ियाँ होती हैं, जंजीर में कड़ियाँ होती हैं। मतलब एक को आप बीच से डिस्टर्ब करिए, चेन बर्बाद हो जाती है। तो पूरी दुनिया के देश और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो आपस में बुरी तरह से गुथी हुई है। ठीक है, अब अपने देश की स्थिति क्या है? तो अपने देश में 1991 से स्टार्ट हुआ था वही इकोनॉमिकल क्राइसिस, फिर भुगतान संतुलन की समस्या और फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हम मदद मांगने गए थे। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बचा ही नहीं था, मतलब बहुत कम रिजर्व रह गया था, नहीं के बराबर। तो ऐसी स्थिति में और कोई रास्ता ही नहीं था। लाइसेंसिंग की जो प्रणाली थी उसमें ढील देना पड़ा फिर, कि बाहर से आने वाले जो उद्यम हैं वो आसानी से यहाँ अपना रोजगार लगा सकें या पनप सकें, इससे हमें मुनाफा होगा। और तमाम तरह की जो खुली छूट है, सुविधाएं हैं वो दी गई। तो अब कहा जाता है, अब जो बड़े बड़े इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं और इस तरह के लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री या जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है इसका। उन्हें एक बड़ा सा मार्केट मिल गया है। पहले वो भारत में ही व्यापार किया करते थे और भारत के किसी गांव और कस्बे में व्यापार किया करते थे। अब उन्हें पूरा एक बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया है और उससे वो पूरी दुनिया में अपने सामान को बेच सकते हैं। लेकिन दुनिया में सामान बेच रहे हैं वो तो ठीक है, आप अमेजन पे ही देखिए कितना ही कुटीर उद्योगों वाला, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्शन से निकलने वाला सामान बिकता है ना। जैसे एक कॉटेज इंडस्ट्री में आप उसे नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी घर से ही पनपा हुआ उद्योग होता है। आपने एक गाय पाल ली या भैंस पाल ली और उसका जो गोबर है उसे आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि अपने इस्तेमाल में आपने लाया और उसके बाद आप उसे सुखाकर ईंधन के तौर पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि वो अमेजन पे काऊ डंग केक के नाम से बिक रहा है। अभी एक मज़ेदार वाकया हुआ था कि एक आदमी ने काऊ डंग केक के नाम से एक प्रोडक्ट अमेजन पे देखा और उसे ऑर्डर कर लिया और केक के नाम पे खा लिया, और फिर उसके बाद नीचे रिव्यू लिखता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं था, इसमें नमक और चीनी कुछ नहीं था। तो ये तो खैर एक मज़ेदार बात हो गई, लेकिन असल बात ये है ना कि वो सारी चीज़ें जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने के लिए दे देते हैं, उसका प्रॉफिट जो हमें मिलता है वो नहीं के बराबर होता है और कंपनियां उसे 10 गुने ज़्यादा दाम में बेचती हैं। अब आप सोच कर देखें कि इसमें असली फ़ायदा किसका हो रहा है। पैसा अमेरिका जा रहा है या हमारे किसी गाँव में आ रहा है ना। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये थोड़ा सा हमें चुग्गा डाल के, जैसे चारा डाल के फंसाया जाता है, वैसे ही डाल के फंसा के अपने असली मुनाफा ले रहा है, असली मलाई अपने खा रहा है, और ये चिंता का विषय। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा हमारे जो घरेलू उद्यम है उनको नहीं मिल पा रहा है। यही चिंताजनक बात है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि भाई 1991 से हमने ये जामा पहन लिया कि हम भी ग्लोबलाइज हो गए हैं। तो बात तो ठीक है कि भाई ग्लोबलाइजेशन हमने कर लिया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे भी गिनाने आवश्यक है। हम सिर्फ बुराई पर बुराई किए जा रहे हैं, तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी। आपका जो इससे है वो एक साइड में झुक जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन ने भारत को और भारत की इकोनॉमी को कुछ दिया ही नहीं। यहाँ पर जितने भी तरह के मतलब आप कह सकते हैं इकोनॉमिक जोन, अब इसमें अलग अलग आप डिफाइन करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया और इंडियन मार्केट्स को ऐसा नहीं है कि कुछ दिया नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इसके द्वारा बड़े पैमाने पर जनरेट हुए हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी कैसे, बिल्कुल गुलामी वाले।
हालांकि एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप किसी के एम्प्लॉई हैं, यानी किसी के इशारों पर, किसी के आदेश पर चल रहे हैं, बदले में आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन अब वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल गुलामी वाली स्टेज में पहुंच चुका है, और गुलामी हम अभी भी विदेशियों की ही कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं। अब बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जैसी जो चीज़ें हैं, EPZ और SEZ यानी सेज जिसे आप कहते हैं, तो इनके माध्यम से तमाम तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं। बहुत सारे युवा जो हैं उसका फ़ायदा ले रहे हैं। आगे आप ये लिखेंगे कि भाई ये जो वेस्टर्न कंपनियां हैं, वेस्टर्न कंपनियां मतलब उसमें सभी आ जाएंगी, उसमें एक देश का नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हें ये बखूबी पता है कि भारत में लेबर आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ जो मजदूर हैं वो आसानी से और सस्ते भाव में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ गरीबी है। अभी ये डेवलप हो रहा है ना, डेवलपिंग कंट्री है, और ऊपर से यहाँ की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, गरीब लोग ज़्यादा हैं और पैसे वाले कम हैं। ठीक है कि टोटल इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन आप देखें कि पूंजी का संकेंद्रण सिर्फ चंद लोगों में है। अंबानी अडानी या जितने इस तरह के अमीर ज़्यादा हैं उनके पास है, मतलब वो उसके हकदार हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आधी से अधिक और मैक्सिमम आबादी कैसी है? गरीब है, खस्ता हाल है, बल्कि और गरीब होती जा रही है। तो ऐसा जो इकोनॉमिकल डिवाइड है ना, वो हमें मजबूर करता है कि हम 2 कौड़ी की नौकरियों को भी एक्सेप्ट करें और खुश हो जाएं। तो जिसे खाने के लिए रोटी नहीं नसीब हो रही है, उसे अगर 20,000 की नौकरी मिल जाए, आप सोच कर देखिए वो कितना खुश हो जाएगा। भले ही उससे 1 लाख की नौकरी के बराबर का काम करवाया जाए, सुविधाएं उसको 20,000 वाली दी जाएं। तो ये तो विदेशी कंपनियों के लिए एकदम मलाई मार के वो लस्सी हो जाएगी ना, मतलब एकदम दोनों हाथों में लड्डू वाला फ़ायदा। अपना यहाँ पे वो उद्यम लगा रहे हैं, यहाँ से वो मुनाफा अलग से ले रहे हैं, और उन्हें फ्री के कर्मचारी मिल जा रहे हैं। फ्री के कर्मचारी इसलिए ये शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया क्योंकि अभी अपने देश से अगर ले आए, जैसे मान लीजिए कि कोई अमेरिकन कंपनी है, मान लीजिए कि अमेजन ही है, अगर वो अमेरिका से अपने जो नेटिव एम्प्लॉई हैं उनको ले आकर यहाँ काम करवाना शुरू करे, तो उसी हिसाब से उसे सुविधाएँ भी देनी पड़ेंगी, और अगर वो नहीं देती है तो वो 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे उसके पास, है ना। और अपने यहाँ से अगर वो रिक्रूट करेगी, मतलब भारत से लोगों को भर्ती करेगी, जो कि वो करती है, तो बहुत कम पैसे पर वो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। अब बेचारों के लिए उतना ही ज़्यादा होता है, कहेंगे कि हमें इतने लाख सालाना का अमेजन से पैकेज मिला हुआ है। वो कितना है? मतलब वहाँ 0 के बराबर भी नहीं है उसका शेयर, उनके काम की तुलना में और उनके योगदान की तुलना में, लेकिन उतने से ही वो एकदम नाच रहे हैं प्रसन्नता से कि हम बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे सस्ते मजदूर ये जो विदेशी कंपनियां हैं इनको प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए ये सहज ही भारतीय बाजार की ओर आकर्षित होती हैं, और जब एक बार यहाँ आ जाती हैं तो हमारे उद्यमों को खा जाती हैं। यही बात है, और उसी को आप थोड़ा और नमक मिर्च लगा के लिख दीजिएगा। आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है ये बड़े पैमाने पर बड़े बड़े मार्केट हमें अवेलेबल कराता है, डिजिटल फैसिलिटीज़ जो कॉटेज इंडस्ट्री है उनके पास आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो श्रंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है कि एक बड़ा प्लेटफार्म है जिस पर कि आप अपना सामान बेच सकते हो, एक बड़ा मार्केट आपके पास अवेलेबल हो गया है जहां आपके सामान जो है वो पैकेट बंद होकर जा रहे हैं, लेकिन उससे आपको कितना मिल रहा है वो आप देखिए ना, नहीं के बराबर। ठीक है, और आप आगे लिख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जैसे एक और मूवमेंट की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का बुखार लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है ये देर सवेर उतर जाए, और उसी की ज़रूरत है, क्योंकि समाधान इसका स्थायी वही है। हम ये अगर कहते रहे कि भाई ग्लोबलाइजेशन ही सीधा दोषी है, तो सिर्फ हम दोषी ठहरा के कुछ नहीं कर सकते, हमें तत्काल एक्शन लेना होगा इसमें। मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये भूमंडलीकरण की वजह से एक बड़ा बाजार जरूर पा गई है, लेकिन यहाँ स्थिति वही है कि समुद्र में जैसे बड़ी मछलियाँ होती हैं, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाली ये बड़ी बड़ी डॉलर वाली कंपनियाँ हैं, ये अपना बड़ा डॉलर वाला पैसा पूंजी लगाती हैं और उसके बाद एक बड़ा सा उद्यम खड़ा कर लेंगी। अब उसमें एम्प्लॉयर के तौर पे एम्प्लॉय के तौर पे हमारे लोगों को रखेंगी, मामूली वेतन दे के एकदम गधों की तरह काम करवाएंगी, और उसके बाद सारा मुनाफा उनके देश में चला जाएगा। तो एक तो देश की अर्थव्यवस्था को ये कमज़ोर कर रही है, दूसरा ये है कि यहाँ के जितने भी खुद के स्व उद्यम हैं उन्हें बर्बाद कर रही हैं। तो ये स्थिति तभी संभल सकती है, समाधान तभी संभव हो सकता है जब गवर्नमेंट की पॉलिसी तो चली रही है, उसके साथ साथ जो आम जनता है वो भी अपने निजी उद्यमों का, अपनी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उनका सम्मान करे, उनका रक्षण करे, उन्हें बचा कर रखे, उन्हें पहली वरीयता दे अपनी खरीद फरोख्त में। हम क्या करते हैं, हम उन्हीं विदेशियों से सामान खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि हमें बढ़िया डिस्काउंट मिलता है, और ऐसे कोई फुटपाथ पे या खोमचे पर या ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री के तहत अपना काम करने वाला वर्कर है तो उससे हम सामान खरीदना नहीं पसंद करते हैं कि अरे ये तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट और तमाम जो कंपनियां हैं उनमें मिल जाएगा, है ना। तो हमें उन चीज़ों से बाज आना है, हमें ये समझना होगा कि हमारे हित का क्या है, हमारे देश के हित का क्या है। अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिलाने वाला जो स्वदेशी मूवमेंट था वो भी जनता का संकल्प ही था और कुछ नहीं था।
जनता ने रातों रात संकल्प किया कि भाई आप बंगाल को तोड़ रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, तो हम आपकी भी कमर तोड़ देंगे। भले ही ना तोड़ पाए हों लेकिन हिला तो दी। तो वैसे ही कमर हिलाने का काम, मतलब कमर तोड़ने का काम हम लोग भी कर सकते हैं। यानी जनता को संकल्प लेना पड़ेगा और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव हो सकता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन चाहे जितना चमक रहा हो, जितना चमकदार दिखाई दे रहा हो, और इसकी जो ग्रोथ है वो चाहे जितनी तेजी से ऊपर की ओर भाग रही हो, लेकिन ये ताश के पत्तों की तरह ताश के पत्तों से बना हुआ महल है एक तरह का, ठीक है, कार्ड से बना हुआ है, और इसे जरा सी फूंक मार दीजिए ये ढह जाएगा। मतलब जरा सा अगर एक इकोनॉमी कोई बर्बाद हुई, उसको जर्क पहुंचा, नतीजा क्या होगा? सारी इकोनॉमी जो एक दूसरे से बुरी तरह से गुथी हुई है, सब एक के बाद एक कोलैप्स हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो भयंकर फेमाइन पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, उससे बचाने के लिए ये कुटीर उद्योग ही हमारा सहारा बनेंगे, यही सच्चे साथी होंगे। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री हमारे रियल फ्रेंड्स हैं और इन्हें बचा कर रखने की आवश्यकता है। ऐसे करके आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लिखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, ये है कि उपसंहार जब आप करें यानी कंक्लूजन करें तो उसमें एक संपूर्णता का आभास अवश्य होना चाहिए।